सनम मेरी दोस्त थी और मेरे घर के सामने बने हुए घर में रहती थी। हमारा घर इतना ऊंचा था कि सनम के घर का सेहन साफ नजर आता था। सनम की कहानी बड़ी ही अजीब सी थी। मैं तो हमेशा उस पर तरसी खाती रहती थी। दोस्ती भी उसकी सिर्फ मेरे साथ ही थी, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि सनम की जिंदगी इसलिए खराब क्योंकि उसकी अपनी गलती है। लेकिन शबे महराज के दिन के बाद से तो वो बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रही थी। अब मुझे तजस्सुस होने लगा और एक दिन मैं बगैर पूछे उसके घर में चली गई, जहाँ पे वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी। मुझे बताया गया कि उसकी शादी हो गई है और कहा कि मैं वापस चली जाऊं, उसके कमरे में रह जाऊं। लेकिन मैं तो पहले ही पुरतजस्सुस थी कि मेरी दोस्त की शादी हो गई। मुझे बताया तक नहीं। सोचा कि एक नजर कमरे में देख लेती हूँ। जैसे ही कमरे के अंदर झांका तो कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसकी शादी किसी मर्द या किसी लड़के से नहीं हुई थी, बल्कि उसके साथ बिस्तर पर वो चीज। मेरा नाम अनम है और मैं आपको अपनी दोस्त की कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसे सुन के आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में कई तरह के लोग देखे, लेकिन सनम जैसी लड़की न पहले कभी देखी और शायद ना आइंदा देखूं। वो अजीब भी थी और अनोखे रंगों से भरी हुई भी। सबसे पहले तो उसकी खूबसूरती का जिक्र जरूरी है, क्योंकि वो खूबसूरती जो अल्लाह की देन होती है, उसे कोई छीन नहीं सकता। सनम इतनी खूबसूरत थी कि हर नजर उसे देख कर रुक जाती। उसकी जिल्द का नूर, बालों की चमक, आंखों की गहराई, सब कुछ ऐसा था जैसे किसी शहजादी का ख्वाब। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो खूबसूरती किसी महंगी क्रीम या मेकअप की मरहून मन्नत नहीं थी। सनम के पास तो इतने वसाइल भी नहीं थे कि वो एक ढंग का साबुन ले सके। सनम के माँ बाप का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और वो अपने ताया अब्बू, दादा दादी और दीगर रिश्तेदारों के साथ एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी। ये घर देखने में तो शान शौकत का नमूना था, लेकिन सनम की जिंदगी के लिए ये कैद खाने से कम न था। वो उस घर में सिर्फ अपनी जात के लिए जीती थी और बाकी वक्त घर के काम काज में गुजर जाता था। उसकी दो तीन चाचू भी थे जो उसी घर में रहते थे और उनके बच्चे भी जवान हो चुके थे। लेकिन ये सब मर्द किसी कहानी का हिस्सा ही नहीं थे, क्योंकि ये घर तो औरतों से भरा हुआ था। उनके यहाँ जो भी बच्चे थे सब बेटियां थी। लोग उस घर को औरतों वाला घर कहकर बुलाते थे। सनम को उस घर में नौकरानी समझा जाता था, हालांकि वो उस नवाबी खानदान की एक फर्द थी। मेरी और सनम की दोस्ती स्कूल में हुई। हम दोनों साथ पढ़ते थे और वो मेरी क्लास फेलो थी। मैट्रिक तक उसने बहुत शौक से पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद उसे पढ़ने से रोक दिया गया। खानदान के असूलों के मुताबिक सनम को घर बिठा दिया गया और बाकी लड़कियों की तरह उसकी जिंदगी का मकसद भी सिर्फ घर के काम संभालना बना। मैंने पढ़ाई जारी रखी और अपनी तालीम मुकम्मल की, लेकिन सनम के साथ मेरा रिश्ता खत्म न हो। हमारे घरों के दरमियान एक गली का फासला था और हमारा घर इतना ऊंचा था कि वहाँ से सनम का घर साफ दिखाई देता था। कभी कभी मैं अपने घर की छत पर खड़ी होकर उसे देखती थी। वो सुबह से शाम तक घर के कामों में जुटी रहती थी, जैसे उस पूरे खानदान की जिम्मेदारी सिर्फ उसी पर। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती थी कि उस घर में बाकी औरतें क्यों कुछ नहीं करती। उनके पास वसाइल की कोई कमी नहीं थी। उनके पास इतना पैसा था कि अगर चाहते तो घर में 10 नौकरानियां रख। लेकिन सनम उनके लिए एक मुफ्त की नौकरानी थी। वो लोग क्यों पैसा खर्च करते जब सनम हर काम खामोशी से कर देती। मुझे सनम पर बड़ा तरस आता था। वो इतनी खूबसूरत, इतनी बासलाहियत लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी का दायरा सिर्फ बावर्ची खाने, सफाई और कपड़ों के गिर्द घूमता था। जब भी मैं उसे देखती मेरा दिल भर आता। सनम की जिंदगी के बारे में जितना भी सोचती उतना ही मेरे दिल में एक अजीब सी उलझन पैदा होती। वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी बासलाहियत थी, लेकिन फिर भी अपनी हालत से मजबूर और बेबस नजर आती थी। कभी कभी मुझे उस पर बहुत गुस्सा भी आता था। ऐसा नहीं था कि सनम बिल्कुल ही बेसहारा या लाचार, लेकिन शायद उसने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया था। सनम के पास वो तमाम हुनर थे जो किसी को एक कामयाब और खुद मुख्तार इंसान बना सकते हैं। उसे खाना पकाने में महारत हासिल थी और उसके हाथों का जायका वाकई कमाल का। जो भी खाता तारीफ किए बगैर रह नहीं सकता था। उसकी रोटियां गोल और नरम होती थी और सालन हमेशा ऐसा बनता जैसे किसी माहिर शेफ ने तैयार किया हो। यही नहीं, उसे कपड़े सीने भी आते थे और वो तारकशी का काम भी करती थी। ये सब कुछ उसने स्कूल के दिनों में ही सीख लिया था और वो उन हुनरों में कमाल के हद तक पहुंच चुकी। मैं अक्सर सोचती कि अगर सनम को पढ़ने का मौका मिला होता तो वो आज कहाँ होती। उसका दिमाग इतना तेज था कि अगर उसे तालीम जारी रखने दी जाती तो वो जरूर अपनी क्लास में टॉप करती। उसके लिए स्कॉलरशिप लेना कोई मुश्किल नहीं होता और शायद वो अपनी तमाम तालीम मुफ्त मुकम्मल कर लेती। लेकिन बदकिस्मती से किसी ने भी उसकी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दी। उसकी सलाहियतें उसी घर के कामों तक महदूद रह गई। सनम की माँ बाप का जिक्र आए तो एक गहरा राज सा छा जाता था। कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हुआ। हम सबको बस इतना बताया गया था कि वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने की वजह क्या, ये ना किसी ने बताया और ना सनम को खुद कभी इसकी वजाहत दी गई।
सनम नहायत छोटी थी जब ये सब हुआ और उसने अपनी जिंदगी ताया, अब्बू, दादी और दादा और दीगर रिश्तेदारों के सहारे गुजारनी शुरू। उसका कोई बहन भाई भी नहीं था जो उसके साथ खड़ा होता, जो उसे उसकी अकेली दुनिया से निकाल सके। मेरा एक भाई था जो मुझसे 1 साल ही बड़ा था। हम तीनों, मैं, मेरा भाई और सनम, बचपन में एक साथ खेला करते थे। वो दिन बहुत खुशगवार थे और सनम उन दिनों में हंसी खुशी हुआ करती थी। वक्त बदला तो सनम की हंसी छिन गई, लेकिन मेरे दिल में उसकी मोहब्बत हमेशा रही। मेरा भाई आज एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा था और एक बेहतरीन इंसान भी था। एक दिन मैंने सोचा कि अगर मेरा भाई सनम से शादी कर ले तो ये दोनों के लिए बेहतरीन होगा। सनम को इस घर की गुलामी से निजात मिल जाएगी और हमारे घर में वो सुकून और इज्जत से रह सके। उसके अलावा हमारे खानदान में कोई ऐसी रुकावट भी नहीं थी कि ये रिश्ता ना हो सके। उनके घर में तो कोई लड़का भी नहीं था कि वो खानदान में शादी की बात करते। मैंने ये बात अपने भाई के सामने रखी। वो हमेशा मेरी बात समझता था और मेरी राय की इज्जत करता। जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारी शादी अपनी दोस्त सनम से करवाना चाहती हूँ तो उसने पहले थोड़ा सोचा, फिर कहा, मुझे तुम्हारी दोस्त पसंद है। ये अल्फाज सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मेरा भाई ये नहीं कह रहा था कि वो सनम से मोहब्बत करता है, लेकिन उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो एक अच्छी लड़की है और अगर ये रिश्ता हो जाए तो वो इनकार नहीं करेगा। मेरी खुशी देखकर मेरे भाई ने भी मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि सनम मेरे लिए कितनी अहम है। उसके बाद मैंने अपनी माँ से उस मौजू पर बात की। मेरी माँ एक निहायत नेक दिल और समझदार खातून थी। मैंने उनसे कहा, अम्मी, अगर सनम हमारी भाभी बन जाए तो कितना अच्छा होगा। वो मेरी बेहतरीन दोस्त है और वो इस घर की गुलामी से भी आजाद हो जाएगी। हम उसे अपने घर में रानी बनाकर रखेंगे। मेरी माँ ने मेरी बात गौर से सुनी और कहा, बेटा, तुम ठीक है, वो वाकई एक अच्छी लड़की है और उस घर में वो बहुत तकलीफ में है। उसे वहां से निकालने का हमारे पास यही तरीका है। मेरी माँ का ये जवाब सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। मैंने अपने वालिद से भी इस बारे में बात की और उन्होंने भी इस तजवीज को कबूल कर लिया। मेरे वालिद हमेशा हमारी खुशियों का ख्याल रखते थे और उन्हें मालूम था कि सनम वाकई एक अच्छी लड़की। अब मेरे दिल की ख्वाहिश ये थी कि जल्द अज जल्द सनम को उस घर की जंजीरों से आजाद करके हमारे घर लिया। मैं उसके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी जहाँ वो इज्जत और सुकून के साथ रह सके। मैंने इस बारे में सनम से भी बात की थी। उसे भी अपने भाई जुनेद के बारे में बताया था और उसने भी हरी झंडी दिखाई और कहा था कि अगर शादी होती है तो उसको कोई मसला नहीं, क्योंकि वो किसी को पसंद नहीं करती। लेकिन उसने ये भी कहा था कि शायद घर वाले नहीं मानेंगे। मैंने कहा कि हम मान जाएंगे और हम लोग ना तो कोई शर्त रखेंगे ना ही हमारी कोई डिमांड होगी। शादी का खर्चा भी हम खुद उठाने की बात करेंगे। मैं बस तुम्हें यहाँ से निकालना चाहती हूँ और इसी तरह निकाल सकती हूँ। एक तरह से देखा जाए कि मैं अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी कि उसकी जिंदगी को बदल सकूं और अब मुझे लगता था कि ऐसा हो जाएगा। मैंने अपनी अम्मी के साथ सनम के घर जाकर रिश्ते की बात करने का इरादा कर लिया था। दिल में एक अजीब सी खुशी और उम्मीद का एहसास था। आखिरकार ये वो दिन था जिसके बारे में काफी वक्त से सोच रही थी। मेरे लिए सनम की जिंदगी को एक नए मोड़ पर ले जाना बहुत अहम था और मेरा भाई भी राजी था, तो सब कुछ मुकम्मल तौर पर तैयार था। हमने मिठाई और फल खरीदी ताकि रिश्ते की बात करने जाए तो आदाब का पूरा लिहाज रखा जा सके। सनम के घर पहुंचकर एक अजीब से कैफियत का सामना हुआ। उनका घर तो वाकई शानदार था, लेकिन उनके रवैये के बारे में जो कुछ सुन रखा था वो बिल्कुल सच साबित हुआ। ये लोग वाकई बदतमीजी के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर। सनम के ताया, अब्बू और चाचू नहायत बदतमीज थे और उनका रवैया किसी के साथ भी खुशगवार नहीं होता था। ये बात मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि हमें उन लोगों के सामने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपनी बात रखनी। जब हम उनके घर पहुंचे तो वो लोग हमें यूं हैरत से देखने लगे जैसे हमने कोई अजीब काम कर दिया हो। शायद उनके घर कोई मेहमान कम ही आते थे या शायद वो खुद ही ऐसे रवैयों के आदी न थे। उन्होंने हमें अंदर बिठाया और हमने जो सामान लाया था वो उनके हवाले कर, लेकिन उनका रवैया मुसलसल सर्दमारी का शिकार। जब बात शुरू हुई तो हमने कहा कि सनम को भी बुला लिया जाए ताकि वो भी मौजूद हो, लेकिन उन्होंने फौरन जवाब दिया, वो मसरूफ। ये जवाब हमारे लिए गैर मुतवक्के नहीं था, क्योंकि हमें मालूम था कि सनम उस घर में हर वक्त काम में लगी रहती है। लेकिन ये बात सुनकर दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई कि शायद वो सनम को हमसे मिलने नहीं देना चाहते। हमने अपनी बात रखी। मेरी माँ ने नहायत शाइस्तगी से कहा, हम सनम के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। हमारी ख्वाहिश है कि वो हमारे घर की बहू बने। ये बात कहने में मेरी माँ ने जितना सब्र और शाइस्तगी का मुजाहिरा किया वो वाकई काबिले तारीफ, लेकिन उनका जवाब हमारे लिए एक धचके से कम न था। सनम के तायाबू ने कहा, आपको किसने कहा कि हम अभी उसकी शादी करने जा रहे हैं? उसका रिश्ता तो हम बहुत पहले से ही तय कर चुके हैं। ये सुनकर मेरे दिल को एक झटका सा लगा। मैंने हैरानी से अपनी माँ को देखा और वो भी मुझे हैरत से देख रही थी। उन लोगों ने मजीद कहा, आपको पहले पूछ कर आना चाहिए था, आपका वक्त जाया हुआ।
لیکن اس کی شادی تو ہم نے طے کر رکھی ہے، جب ہمارا دل کرے گا ہم اس کی شادی۔ یہ بات سن کر میرے دل میں کئی سوالات۔ اگر صنم کا رشتہ واقعی طے ہو چکا تو اس نے کبھی مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیا وہ اس بات سے واقف تھی یا یہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے؟ شاید وہ ہمیں انکار کرنے کے لیے بہانہ بنا رہے تھے۔ ہم لوگ وہاں سے خالی ہاتھ اور دل شکستہ واپس آئے۔ میری ماں بھی پریشان تھی اور میں جیسے اپنے جذبات کو سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ راستے میں میری ماں نے مجھ سے کہا، تمہاری دوست اور تمہیں یہ سب نہیں معلوم؟ ان کا سوال میرے لیے ایک اور جھٹکا تھا، کیونکہ میں واقعی کچھ نہیں جانتی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے خود کو تھوڑا سنبھالا اور سوچا کہ صنم سے براہ راست بات کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ میں نے اپنی ماں کو صاف صاف بتایا، امی مجھے صنم نے کبھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، شاید وہ خود بھی اس سے لا علم ہو یا شاید ان لوگوں نے اس سے چھپایا ہوا ہو۔ اگلے دن میں نے صنم سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ میرے دل میں بے شمار سوالات۔ کیا اسے واقعی اپنے رشتے کے بارے میں کچھ معلوم؟ کیا وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر والوں نے اس کی زندگی کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا ہے؟ اور اگر وہ جانتی تھی تو اس نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپا؟ صنم سے میری بات ایک دو دن تک بالکل نہیں ہوئی۔ جب میں ان کے گھر گئی اور اسے بلایا تو گھر والوں نے کہا کہ وہ مصروف۔ ان کے رویے نے مجھے عجیب سا محسوس کروا، لیکن میں نے زیادہ زور نہیں دیا۔ جب کچھ دن بعد ہماری بات ہوئی تو صنم کے لہجے میں حیرانی اور پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم مجھے اس رشتے کے بارے میں بالکل معلوم نہیں۔ یہ انہوں نے کیوں کہا کہ اچانک شادی کر دے گی؟ ایسے کیسے شادی کر دی؟ صنم کی آنکھوں میں الجھن اور بے بسی نظر آ رہی۔ وہ واقعی اس بات سے بے خبر تھا اور اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ یہ خبر اس کے لیے بھی نئی اور پریشان۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے کبھی اس کے رشتے کی بات نہیں بتا اور نہ ہی اسے کوئی ایسی بات معلوم۔ اس کی بے بسی دیکھ کر میرا دل بھرا، لیکن اس وقت کچھ زیادہ کہنے کا موقع نہ ملا، کیونکہ ہمارے درمیان بات ابھی ادھوری تھی اور مجھے اپنے گھر واپس آنا۔ کچھ دن گزر گئے۔ 3 یا 4 دن کے بعد صنم کے گھر میں ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ رات کے وقت ہم جاگ رہے تھے اور ان کے گھر سے شور یا ہلکی پھلکی آوازیں آ رہی۔ شروع میں تو میں نے سوچا کہ شاید کسی کی طبیعت خراب ہو گئی ہو، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر صنم بیمار ہوتی تو وہ کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی۔ میں جانتی تھی کہ وہ خود ہی کسی طرح دوائی لے کر صبر کر لیتی یا پھر مجھ سے دوائی منگوا لیتی تھی، اس لیے یہ بات خارج الامکان تھی کہ صنم بیمار ہو۔ یہ ہلچل مجھے بے چین کرنے لگی، لیکن میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا اور اس دوران صنم بالکل نظر نہیں آئی۔ میں بار بار چھت پر جا کر اس کی ایک جھلک دیکھنے کی کوشش کرتی۔ پہلے جب میں چھت پر جاتی تھی تو وہ مجھے دیکھ کر جلدی سے اپنی توجہ میری طرف کرتی تھی، پھر ہم کوئی بہانہ بنا کر یا گلی میں مل لیتے تھے یا کسی اور طریقے سے بات کر لیتے تھے، لیکن اس بار ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھے صنم کی گمشدگی نے اندر سے پریشان کر دیا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح اس سے رابطہ ہو جائے، لیکن وہ مجھے بالکل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ دل میں کئی خدشات جنم لینے لگے۔ ایک دن میں نے اپنے بھائی جنید سے اس بارے میں بات کی۔ جنید نے کہا، یہ لوگ ویسے ہی برے ہیں، کہیں انہوں نے صنم کو قید تو نہیں کر دی؟ تم اس کی دوست ہو، تم ہی جا کر کچھ۔ جنید کی بات سن کر میرا دل دہل۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا صنم کے گھر والوں نے اسے کسی وجہ سے گھر میں بند کر دیا؟ یہ خیال ہی میرے لیے ناقابل برداشت، لیکن میں نے اپنے خدشات کو چھپاتے ہوئے کہا، جنید تمہیں پتا ہے جب بھی میں ان کے گھر جاتی ہوں ان کے رشتے دار ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں کوئی بن بلائی مہمان۔ ان کی نظریں مجھے ہمیشہ عجیب سی لگتی ہیں۔ جنید نے کہا، ہاں یہ بات ٹھیک، لیکن تمہیں صنم کے لیے کچھ کرنا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو یا کسی مشکل میں ہو۔ اس کی بات نے میرے دل کو اور بے چین کر دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن ضرور صنم کے گھر جاؤں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگلے دن صبح میں نے اپنی ماں کو اپنے ارادے کے بارے میں بتایا۔ وہ کچھ پریشان ہوئی، لیکن انہوں نے کہا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں جانا چاہیے تو جاؤ، لیکن اپنا خیال رکھنا۔ میں نے ان کی بات سن کر حوصلہ پکڑا اور جلدی سے تیار ہو گئی۔ دل میں بے شمار سوالات اور خدشات۔ کیا صنم واقعی ٹھیک ہے؟ جب میں صنم کے گھر پہنچی تو دروازے پر صنم کی چاچی نظر آئی۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ فوراً بولی، تم اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتی؟ بار بار ادھر کیوں آتی ہو؟ میں نے نرمی سے کہا، میں اپنی دوست سے ملنے آئی ہوں۔ وہ کیسی ہے؟ چاچی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، کیسی ہے کیا مت؟ ٹھیک ٹھاک۔ میں نے اپنا سوال دہرایا، کہاں ہے؟ میں اس سے مل سکتی ہوں؟ چاچی نے دو ٹوک جواب، نہیں مل نہیں سکتی کیونکہ ہم نے اس کی شادی کروا دی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے قدم رک گئے اور میں حیرت میں دل کو ایک دھچکا سا لگا، لیکن میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا، شادی ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں سے جا چکی ہے؟ چاچی نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں وہ کہیں گئی نہیں ہے، اسی گھر میں ہے، اس کا شوہر بھی یہاں ہی ہے۔ ہماری رسم ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو 1 ہفتے تک دلہا اور دلہن لڑکی کے گھر بھی رہتے، اس کے بعد رخصتی ہوتی ہے۔ میں نے خود کو پرسکون رکھتے ہوئے کہا، پھر میں اس سے مل سکتی ہوں؟ چاچی نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، نہیں ابھی نہیں مل سکتی، ابھی ان دونوں کی شادی ہوئی ہے، میاں بیوی اپنے کمرے میں ہیں،
तुम्हें उनके कमरे में जाकर क्या करना? जब उससे मिलने का वक्त होगा मैं खुद तुम्हें फोन करके बुला लूँ। अभी तुम यहाँ से जाओ। मैं चाची की बातें सुनती रही, लेकिन उनके लहजे से साफ जाहिर हो रहा कि वो मुझे यहाँ से निकालने के लिए बहाने बना रही है। उनकी बातें कहीं न कहीं झूठ भी लग रही, लेकिन शादी वाली बात शायद सच हो सकती, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था कि वो कभी भी सनम की शादी करो। चाची की बात से सुनने के बाद मैं दरवाजे तक पहुंच गई, लेकिन मेरे दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। मैं वहां से जाने के लिए तैयार नहीं हुई। मौका देखकर मैं सनम के कमरे की तरफ। सनम का कमरा घर के बाकी हिस्से से अलग बना हुआ था। एक छोटी सी कोने में मैंने सोचा कि वहां तक पहुंचना आसान होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरे दिल में बार बार यह ख्याल आ रहा कि अगर सनम की शादी वाकई हो गई है तो कम से कम मुझे ये तसल्ली हो जाए कि वो जिसके साथ है वो कैसा इंसान। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शादी किसी ऐसे शख्स से कर दी गई हो जो उसकी जिंदगी बर्बाद। कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचते ही मेरे कदम रुक, दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। दरवाजे पर हल्की सी दर्ज थी और मैंने अंदर झांकने की हिम्मत। कमरे में सनम अकेली बैठी हुई, उसके चेहरे पर परेशानी और मायूसी के गहरे आसार। वो खिड़की के करीब बैठी बाहर देख रही थी। ये मंजर देखकर मेरे दिल को कुछ सुकून मिला कि सनम अकेली है, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझे और ज्यादा फिक्र होने लगी। मैंने आहिस्तगी से दरवाजे पर दस्तक दी। सनम ने जल्दी से मुड़कर देखा और जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात नजर आए। तुम यहाँ कैसे आई? सनम ने आहिस्ता आवाज में पूछा। कमरे में दाखिल होने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया और सनम की तरफ देखा। वो अकेली बैठी थी, उसके चेहरे पर उदासी और आंखों में बेबसी साफ नजर आ रही थी। मैंने उससे कहा, मैं छुप छुपा कर यहाँ आई हूँ, लेकिन ये तुम्हारी शादी हो गई सनम? सनम वाकई सुहागन लग रही थी। उसने लाल जोड़ा पहना हुआ, हाथों में मेहंदी भी लगी थी, लेकिन मेहंदी साफ बता रही थी कि जल्दी में लगाई गई है। ये सब देखकर मेरे दिल में सवालों का तूफान उठ। मैंने आगे बढ़कर पूछा, तुम्हारा तो कोई कजन भी नहीं, फिर किससे तुम्हारी शादी हुई? ये सुनकर सनम रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, सनम मुझे बताओ तुम्हारी शादी किससे हुई है? कौन है? सनम की हालत और ज्यादा खराब हो गई। वो और ज्यादा शिद्दत से रोने लगी। आखिरकार उसने सिसकियां लेते हुए कहा, मेरी शादी किसी मर्द या किसी लड़के से नहीं हुई। ये सुनकर मैं हैरान, मेरे लबों से बेख्तियार, क्या ये सब क्या कह रही है? सनम ने आहिस्ता आवाज में बताया, ये सब कुछ शब मेराज वाले दिन, जब सारे मोहल्ले वाले मस्जिदों में इबादत कर रहे, मेरे घर वाले भी अपने आप को मसरूफ जाहिर, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये सब। मैंने सनम के करीब बैठते हुए कहा, ऐसा छुप छुपा कर ये सब करने की उनको क्या जरूरत? सनम ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, इसमें उन सब का फायदा था। मैंने उलझन के आलम में कहा, कैसा फायदा? सनम मुझे पूरी बात बता। सनम ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू। मेरे नाम पर मेरे माँ बाप की जायदाद थी, क्योंकि मेरे बाबा उस घर के सबसे बड़े बेटे। जब वो दुनिया से चले गए तो जायदाद के तमाम कागजात मेरे नाम पर कर दिए, लेकिन मेरे चचा और उनके बेटे इस जायदाद पर कब्जा करना चाहते थे। इस जायदाद को महफूज करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। मैंने हैरत से पूछा, मगर ये सब क्या? सनम ने बताया, उन्होंने मेरी शादी किसी लड़के या किसी मर्द से नहीं, बल्कि एक लड़के की तलवार से करवा दी। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने हकलाते हुए कहा, तलवार से? ये क्या बात? सनम ने रोते हुए कहा, ये लोग पंजाबी हैं और उनके कुछ कदीमी कबीलों में ये रवायत मौजूद, जब मर्द जंग के लिए जाते थे तो उनकी गैर मौजूदगी में उनके नाम पर औरतों को तलवार से रुखसत कर दिया जाता। मैंने बेयकीनी से कहा, सनम ये कौन सी रवायत है? आज के जमाने में भी लोग ऐसा कैसे कर सकते? सनम ने कहा, उन्होंने मेरी शादी एक तलवार से इस वादे के साथ करवा दी कि ये तलवार हमारे एक रिश्तेदार जो कुछ वक्त में वापस आ जाएगा, फिर उसके साथ मेरा निकाह हो जाएगा। मैंने हैरत और गुस्से के मिले जुले जज्बात के साथ कहा, ये सब झूठ, उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। सनम ने उस बात में सर हिलाते हुए कहा, उन्होंने ये सब जायदाद के लिए किया। वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी और से शादी कर लूं और मेरी जायदाद मेरे शौहर के नाम हो जाए, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया। मैंने सनम से, ये तलवार किसकी है? उन्होंने तुम्हें किसका नाम बताया? सनम ने कहा, उन्होंने मुझे मोहम्मद खान का नाम बताया। कहा है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा और फिर हमारा निकाह कर दिया जाएगा। मैंने कहा, क्या उन्होंने तुम्हें उसकी कोई तस्वीर दी है? सनम ने एक छोटा सा लिफाफा निकाला और कहा, हाँ ये तस्वीर। मैंने तस्वीर ली और उसे गौर से देखी। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन मैंने फौरी तौर पर अपने फोन से उस तस्वीर की एक कॉपी बनाई। मैंने सनम से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी दोबारा आऊंगी और कुछ न कुछ हल निकालूंगी। सनम ने हिचकियों के दरमियान सर हिला दिया। मैं कमरे से बाहर निकली और सीधे अपने घर आ। रास्ते भर मेरा दिमाग उलझा रहा। ये कैसी जालिमाना और बेवकूफाना रस्म कि एक लड़की की जिंदगी को महज जायदाद के लिए कुर्बान कर दिया जाए। सनम की शादी किसी इंसान से नहीं, एक तलवार से करवा दी, और वो भी किसी झूठे वादे के सहारे।
घर पहुंचकर मैंने उस तस्वीर को दोबारा देखी। तस्वीर में एक जवान आदमी था, लेकिन उसके चेहरे से कोई खास बात वाजिया नहीं हो रही थी। मैंने फैसला कि मैं सनम के लिए कुछ करूं। उसके घर वालों की ये चालाकी और जुल्म किसी सूरत काबिल कबूल नहीं थी। सनम की कहानी मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी। उसके साथ की गई ज्यादती को सोचकर मेरा दिल बेचैन हो रहा था। मैंने खुद से अहद किया कि मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी और उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। मोहल्ले में किसी को सनम की उस अजीब और गरीब शादी के बारे में कुछ मालूम नहीं। शब मेराज का दिन हमारे इलाके में बड़े एहतमाम के साथ मनाया जाता। उस दिन लोग सारी रात इबादत में मसरूफ रहते। कोई मस्जिद में होता तो कोई अपने घर के मखसूस हिस्से में नवाफिल पढ़ रहा होता। ये वाकया भी उसी रात को हुआ था, क्योंकि सब लोग अपनी इबादत में मशगूल थे। लेकिन मेरे दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही। सनम का रोता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। उसे कमरे में कैद कर दिया गया था और इस पर इस हद तक सख्ती की जा रही थी कि अब उसे घर के किसी काम में भी शामिल नहीं किया जा रहा। ये सब कुछ मुझे बहुत अजीब और गैर मामूली महसूस हो रहा था। जब मैंने ये सारी बातें अपने भाई को बताई तो वो भी हैरान रह। वो खामोशी से मेरी बात सुनता रहा। फिर मैंने उसे वो तस्वीर दिखाई जो सनम ने मुझे दी थी। मेरे भाई के दिमाग हमेशा से बहुत तेज, वो मसाइल को जल्दी समझने और उनका हल निकालने में माहिर। उसने तस्वीर गौर से देखी और कहा, चलो अभी इस आदमी के बारे में पता लगाते हैं कि ये कौन है। अगर ये वाकई एक अच्छा इंसान हुआ तो हम उसे मजबूर करेंगे कि वो अपनी बीवी को यहाँ से ले जाए और उसकी जिंदगी संवारे। ये कहकर भाई ने तस्वीर अपने कंप्यूटर के एक खास सिस्टम में डाली जो नादरा के डाटा से जुड़ा हुआ था। वो तस्वीर के जरिए आदमी का मुकम्मल रिकॉर्ड निकालने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तक कंप्यूटर की स्क्रीन पर मालूमात ढूंढने का अमल जारी रहा और फिर अचानक मेरे भाई ने हैरत से पीछे हटकर कहा, ये तो नामुमकिन है। मैंने फौरन पूछा, क्या हुआ? भाई ने गहरी सांस ली और कहा, ये आदमी इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक ये आदमी काफी अरसा पहले एक हादसे में इंतकाल कर चुका। ये सुनकर मैं चौंक गया। ये कैसे मुमकिन? भाई ने मजीद बताया, ये आदमी एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। उसके मरने के बाद लोगों ने उसकी तस्वीर भी ली जिनमें उसकी मैयत साफ नजर आ रही है। ये सब वाज़ेह तौर पर रिकॉर्ड में मौजूद है। हम दोनों बहन भाई कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि सनम के घर वालों ने ये सब कुछ कैसे और क्यों किया। लेकिन अब सब कुछ वाज़ेह हो चुका था। सनम के घर वालों ने उसे धोखा दिया था। उन्होंने किसी ऐसे आदमी के साथ उसकी शादी का ढोंग रचाया जो दुनिया में मौजूद ही नहीं था। मैंने गुस्से और बेबसी के आलम में कहा, इसका मतलब ये है कि उन्होंने सनम को एक झूठे रिश्ते के साथ बांध दिया है, सिर्फ इसलिए कि वो उसे अपनी जायदाद से बाहर न जाने दे। वो उसे एक फर्जी सुहागन बनाकर पूरी जिंदगी कमरे में बंद रखना चाहा। मेरे भाई ने सर हिलाते बिल्कुल। उन्होंने इस रस्म का फायदा उठाया और सनम की जिंदगी को एक कैद खाने में बदला। मैंने बेचैनी से पूछा, अब हम क्या करेंगे? भाई ने गहरी सोच में डूबकर कहा, अब ये बात साफ है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। हमें सनम को वहाँ से निकालने के लिए कोई सख्त कदम उठाना होगा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा। सनम को भी हमारा साथ देना होगा। अगर वो डर गई या पीछे हट गई तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैंने पुरअज़्म अंदाज में कहा, मैं सनम से बात करूंगी, वो हमारी मदद के बगैर इस कैद से बाहर नहीं आ सकती। भाई ने कहा, ठीक है, मैं अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करता हूँ और देखता हूँ कि हम उस मसले को किस तरह हल कर सकते। लेकिन तुम्हें सनम को समझाना होगा कि वो डरे नहीं। अगर वो खुद हिम्मत नहीं करेगी तो हम भी कुछ नहीं कर सकेंगे। ये सुनकर मैंने फैसला किया कि अगले दिन मैं दोबारा सनम के घर जाऊंगी और उसे सारी बात समझाऊंगी। हम दोनों बहन भाई इस बात पर मुत्तफिक थे कि ये मामला बहुत नाजुक और हमें इंतहाई सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। मेरे दिल में बेशुमार सवालात, क्या सनम हमारे साथ खड़ी होगी? क्या उसके घर वाले हमारी कोशिशों को नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे? ये सब सवालात मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे, लेकिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं हर हाल में सनम की मदद कर। मेरा भाई हमेशा समझदारी और हिकमत से काम लेता था। उसने कहा कि इस मसले को कानूनी तौर पर हल करना जरूरी है। वो जानता था कि सिर्फ जज्बाती इकदामात से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि हमें कानून की मदद लेना होगी। भाई ने कहा, हमें पुलिस को अपने एतमाद में लेना होगा। उन्हें ये बावर कराना होगा कि सनम को हबस में बेजा में रखा गया है। मैंने सवालिया अंदाज में भाई की तरफ देखा। पुलिस क्या इस मामले में हमारी मदद करेगी? भाई ने इत्मीनान से जवाब दिया, पुलिस का काम अवाम की मदद करना है। अगर हम सबूत और दलाइल के साथ बात करेंगे तो वो जरूर हमारी बात सुनेंगे, लेकिन हमें उनके सामने ये साबित करना होगा कि सनम के साथ ज्यादती हो रही है और उसे उसके हकूक से महरूम रखा जा रहा है। उसने मजीद कहा, हो सकता है कि सनम के घर वालों पर केस भी हो, लेकिन याद रखो कि उनका कुछ ज्यादा बिगाड़ न सके। हो सकता है कि वो जायदाद वापस न, क्योंकि कानून के मामले में ये एक पेचीदा मसला बन सकता है, लेकिन कम से कम सनम को उस कैद से आजाद करवा लिया जाएगा। भाई ने फिर मुझसे कहा,
تمہیں سنم سے بات کرنی ہوگی، اس سے کہو کہ وہ ہر قدم اٹھائے جو ہم اس سے بتا، اگر وہ ڈر جائے یا تعامل نہ کرے تو یہ سب کچھ بیکار ہو جائے گا، اسے اپنے ہمت دکھانی ہو۔ میں نے سنم سے رابطہ کیا اور اسے ساری صورتحال میں نے اسے اس بات کا یقین دلایا کہ ہم اس کے ساتھ اور اسے اس ظلم سے نجات دلانے کی پوری کوشش کریں۔ سنم شروع میں حیران تھی، شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم واقعی اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن جب میں نے اسے سمجھایا اور حوصلہ دیا تو اس کے چہرے پر امید کی کرن نظر آئی۔ میں نے کہا، سنم، یہ تمہاری زندگی ہے اور تمہیں اس کے لیے لڑنا ہوگا۔ تم اپنے والدین کی یادوں کو زندہ رکھنا چاہتی ہو تو وہ یہی چاہتے ہوں گے کہ تم خوش رہو، آزاد رہو۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ کبھی یہ نہ چاہتے کہ تم اس طرح کسی کی قید میں اپنی زندگی گزارو۔ سنم نے گہری سانس لی اور کہا، میں کسی سے نہیں ڈروں، جو آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں۔ اس کے الفاظ سن کر میرے دل کو سکون ملا۔ میں نے اسے مزید موٹیویٹ کرتے ہوئے کہا، یاد رکھو، تمہاری ہمت ہی تمہاری آزادی کی چابی ہے، ہمیں مل کر یہ جنگ جیتنی ہوگی۔ اب سب کچھ طے ہو چکا تھا، ہم نے پولیس کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا اور ایک دن چن لیا جب ہم سنم کے گھر پر چھاپا ماریں گے۔ بھائی نے کہا، یہ کارروائی بہت سوچ سمجھ کر کرنی ہوگی، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے ورنہ اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے ہم نے پلان کو آخری شکل دی۔ اب سنم کو اس قید سے نکالنے کے لیے صرف عمل باقی تھا۔ اگلے دن ہم نے پولیس کو ساتھ لیا اور ہیومن رائٹس کی تنظیم کو بھی شامل کیا۔ اس وقت ان کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری تھا کیونکہ ہمیں اس معاملے کی اہمیت کا بخوبی ادراک۔ ہیومن رائٹس والوں کی مالکن نے خصوصی طور پر ہمارے لیے وقت نکالا اور کہا تھا کہ وہ اس کیس پر پوری توجہ دیں۔ ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ ان کی حمایت سے ہمارا کیس مضبوط۔ جب ہم سنم کے گھر پہنچے تو وہاں کا ماحول بہت ہی عجیب، وہ سب لوگ ہمیں دیکھ کر حیران رہ گئے، جیسے اس کے اندر کچھ چھپانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ ہم نے سب سے پہلے کہا کہ سنم کو بلایا جائے، لیکن ان لوگوں نے فوراً انکار کر دیا، ہمارے لیے کسی خطرے کی گھنٹی کی طرح۔ ہم نے اس پر اصرار کیا کہ اگر سنم کو نہیں بلاتے تو کم از کم اس آدمی سے ہماری بات کروا دیں جس کے ساتھ ان لوگوں نے سنم کی شادی کروائی، کیونکہ یہ مسئلہ اس شخص کے حوالے سے۔ وہ لوگ مزید گھبرایا اور کہا، اس آدمی کے پاس فون نہیں۔ ہم نے جواب دیا، یہ کون سی بات ہوئی، آج کل کس کے پاس فون نہیں ہوتا۔ ان کی یہ بات ہمیں اور زیادہ مشکوک کر رہی اور پھر ان کے بیانوں میں بھی تضاد نظر آنے لگا۔ کوئی کہتا کہ وہ شخص کراچی میں رہتا ہے، کوئی کہتا کہ وہ دبئی میں ہے، اور سنم کو بتایا گیا تھا کہ وہ شخص تو کسی یورپ کے ملک میں مقیم ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہم نے اس آدمی کی موت کی تفصیل پرنٹ کر کے انہیں دکھا دی۔ یہ تفصیل نادرہ کے ریکارڈ سے حاصل کی گئی تھی، جس میں واضح طور پر درج تھا کہ وہ شخص ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو چکا۔ جب ان لوگوں نے یہ تفصیل دیکھی تو وہ لاجواب ہو گئے، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں بچی تھی۔ ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا، کیونکہ ان کا سارا جھوٹ بے نقاب ہو چکا تھا۔ پھر پولیس کی مدد سے ہم نے سنم کو ان کے چنگل سے آزاد کروا لیا۔ سنم کو باہر نکالنے کے بعد اس نے اپنا بیان دیا، جس کی تفصیل پوری کہانی کو بالکل واضح کر رہی۔ سنم کا بیان اتنا مضبوط تھا کہ اس کے بعد کسی کو بھی اس کی کہانی پر شک کرنے کی گنجائش نہیں رہی۔ سنم کی اپنی حامی پر ہیومن رائٹس والوں نے اس کی کسٹڈی لے لی اور اس کے گھر والوں کے خلاف کیس شروع کیا۔ ان لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع ہوئی۔ ہیومن رائٹس کے سینٹر میں سنم نے ایک ہفتہ گزارا، جس دوران وہ ہر طرح کے ذہنی اور جذباتی مدد حاصل کر رہی تھی۔ یہ ایک بہت مشکل وقت تھا، مگر اس کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کی تھی اور اب اسے آزادی اور تحفظ کی ضرورت۔ اس دوران اس نے اپنے آپ کو دوبارہ مضبوط کیا اور اس نے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے کی کوشش۔ میرے بھائی نے اس دوران سنم سے بات اور اس سے نکاح کرنے کی بھائی کا ارادہ تھا کہ وہ سنم کی زندگی میں استحکام لائے اور اس کی حمایت کرے۔ سنم نے ان کی بات قبول کی اور اس کے بعد میرے بھائی کا سنم کے ساتھ باقاعدہ نکاح کروا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا ہم سب کو انتظار۔ سنم اب ہماری بھابھی بن چکی تھی اور ہمارے دل کی مراد پوری ہو چکی تھی۔ یہ ایک کامیاب جدوجہد تھی جس میں ہمیں مختلف مراحل سے گزرنا۔ ہماری ہمت اور عزم نے ہمیں اس مسئلے کا حل تلاش کرنے میں مدد اور سنم کی زندگی میں خوشیاں واپس لائی۔ ہم نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا اور سنم کا دل بھی دوبارہ خوش ہو گیا۔ اب وہ ایک آزاد اور خوشحال زندگی گزارنے کے قابل، جو ہم سب کے لیے خوشی کی بات۔ جب سنم ہمارے گھر آئی تو اس کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں۔ وہ نہ صرف خوش رہتی تھی بلکہ اس کی شخصیت میں ایک نیا جوش اور خود اعتمادی پیدا ہو چکی تھی۔ میرے بھائی نے اس کی ہر ممکن مدد کی اور اس کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اسے ہر طرح کا سکون
और तहफ़्फ़ुज़ फरा। सनम की सेहत भी बेहतर होने लगी और उसमें वो हिम्मत वापस आई जिसकी वो पिछले कई महीनों से कमी महसूस कर रही थी। वो अब एक आज़ाद, खुशहाल और खुद मुख्तार खातून बन चुकी थी। इसी दौरान सनम की एक मामू से राब्ता हुआ जो वकील। उनका कहना था कि सनम के वालिद की वसीयत की एक कॉपी किसी वकील के पास महफूज है। उन्होंने कहा कि अगर वो हमें वसीयत मिल जाए तो हम सनम का हिस्सेदार बन सकते हैं और उसके तमाम हकूक हासिल कर सकते। हमने इस पर इत्तफाक किया कि हमें किसी किस्म की जायदाद की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सनम जैसे हीरे जैसी बहू मिल चुकी है। हम तो बस उसकी खुशी और आराम चाहते थे। मगर सनम ने खुद कहा कि नहीं, मुझे मेरा हक चाहिए और वो लोग मेरा हक नहीं खा सकते। ये बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा कि सनम में अब उतनी खुद एतमादी आ चुकी थी कि वो अपने हकूक के लिए खुलकर बात कर रही थी। ये एक ऐसी तब्दीली थी जो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि सनम के लिए भी बहुत अहमियत रखती थी। उसकी पिछली जिंदगी में जो खौफ और कमजोरी वो अब खत्म हो चुकी थी और वो अपने मुस्तकबिल के लिए मजबूत हो चुकी थी। दूसरी तरफ वसीयत की कॉपी भी हमारे हाथ लग चुकी थी। ये वसीयत तो हमारी तवक्कुआत से भी ज्यादा अजीब और हैरत अंगेज क्योंकि उसमें सिर्फ थोड़ी बहुत जायदाद का जिक्र नहीं बल्कि जायदाद का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ सनम के नाम। ये भी सामने आया कि सनम अपने माँ बाप की इकलौती औलाद और उसके वालिदैन ने जो कुछ किया वो शायद इस वजह से था कि वो अपनी बेटी की हिफाजत और उसके मुस्तकबिल को महफूज देखना चाहते थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि यह हकीकत हमारे सामने आई कि सनम के अपने रिश्तेदारों का हाथ भी इस बात में था कि वो अपने माँ बाप को इस दुनिया से रवाना करने में कामयाब हो गए और शायद यही वजह थी कि सनम के वालिदैन ने वसीयत में सनम के हक में इतना बड़ा फैसला किया। इस बात से ये अंदाजा होता था कि सनम के रिश्तेदारों ने उसकी जिंदगी में कई बार साजिशें की और उन्होंने उसके वालिदैन की जिंदगी के आखिरी हिस्से में भी अपनी खुद गर्जियों के तहत कदम उठाए। अब हमने वसीयत के मुताबिक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी और हमें यकीन था कि ये केस जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। सनम को उसके सारे हकूक मिल जाएंगे और वो अपने वालिदैन की जायदाद के हक में अपने हिस्से का पूरा हक अदा करेगी। इस सारे अमल ने सनम को अपनी जिंदगी का मकसद दे दिया था। वो अब न सिर्फ अपने माजी से निजात पा चुकी थी बल्कि अपने मुस्तकबिल के लिए भी मजबूत कदम उठा रही थी। उसका ये फैसला कि वो अपने हक के लिए लड़े उसकी जिंदगी का नया आगाज था और हम सब उसमें उसके साथ। सनम की जिंदगी में जब से मेरे भाई का साथ और मेरी हमायत आई थी वो एक नया इंसान बन गई। वो बिल्कुल बदल चुकी थी। जिस सनम को पहले अपने रिश्तेदारों और खानदान के जुल्म सितम का सामना था वो अब एक मजबूत और खुद एतमादी से भरपूर खातून बन चुकी थी। उसमें जो तब्दीली आई थी वो महज जिस्मानी नहीं बल्कि जहनी और जज्बाती भी थी। सनम ने जो सुकून और मोहब्बत हमारे घर में पाया उसने उसकी शख्सियत को जला बख्शी। हम दोनों भाई बहन ने उसकी हौसला अफजाई की और ये हौसला उसके अंदर से एक ताकत की मानिंद उभरा। सनम ने जब कोर्ट में अपने रिश्तेदारों को दो टोक अल्फाज में कहा कि तुम लोग मेरा हक नहीं खा सकते, ये सब कुछ मेरे बाप की मेहनत, तो उसका ये जुमला सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स दंग रह गया। वही सनम जो पहले चुपचाप अपनी जिंदगी को सिर्फ बर्दाश्त करती थी आज वो शेरनी की तरह दौड़ रही थी। उसका ये बदलाव सिर्फ उसके अंदर की हिम्मत और हमारे हौसले का नतीजा। सनम ने न सिर्फ अपने रिश्तेदारों को जवाब दिया बल्कि अपनी जिंदगी के एक अहम तरीन लम्हे में खुलकर अपने हकूक का मुतालिबा। वो रिश्तेदार जो हमेशा सनम को अपनी मुलाजमा समझते थे आज उनके सामने एक नई सनम खड़ी। ये वो सनम थी जो न सिर्फ अपनी जात के बारे में खुद आगाह थी बल्कि उसने अपने हक के लिए खुलकर आवाज भी उठाई। उसके इस जुर्रतमंदाना फैसले ने सबको हैरान कुन हद तक चौंका। पहले जो सनम बर्तन धोती थी, बाथरूम साफ करती थी और खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी आज वो पूरी कुव्वत से अपने मौकफ का दिफा कर रही थी। इस तब्दीली का सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे भाई को जाता जिसने सनम को हर लम्हे ये यकीन दिलाया था कि वो अकेली नहीं है, हम उसके साथ। मेरे भाई ने सनम को ये हौसला दिया था कि वो किसी से न डरे। उसकी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ अपने हकूक का दिफा करना और मेरे भाई ने उसमें उसका साथ दिया। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुमने किसी से नहीं डर। ये अल्फाज सनम की जिंदगी का सबसे बड़ा हौसला बन गए थे। सनम का ये फैसला न सिर्फ उसकी जाती जिंदगी का एक अहम मोड़ था बल्कि वो उस लम्हे में एक नया बाब खुल चुकी। उसने अपने खौफ को शिकस्त दी थी, अपने माजी की जंजीरों को तोड़ दिया और अब वो आजाद और खुद मुख्तार। उसने ये साबित कर दिया था कि वो सिर्फ अपने वालिद की जायदाद का हकदार नहीं है बल्कि वो अपनी जिंदगी का मालिक भी खुद। सनम की इस तब्दीली ने न सिर्फ हमारे दिलों में एक नई उम्मीद पैदा की बल्कि ये उसके रिश्तेदारों के लिए एक जोरदार पैगाम। अब सनम एक नई इंसान बन चुकी और ये बात हर किसी के जहन में नक्श हो चुकी थी कि सनम की हकीकी ताकत उसकी हिम्मत और अज़म में। मेरी जिंदगी के सबसे अहम लम्हात में से एक वो था जब सनम ने अपने खौफ को पीछे छोड़ा और अपनी तकदीर को खुद संभालने की हिम्मत। शुरू में वो बहुत कमजोर लग रही, एक ऐसी लड़की जो हर वक्त डरी डरी सी रहे, जो दूसरों के फैसलों में बंधी हुई। लेकिन जब उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना तब उसकी जिंदगी में वाकई तब्दीली आई।
याद रख, जब तक हम अपने खौफ से लड़ने की हिम्मत नहीं रख, तब तक हमें कभी वो चीजें नहीं मिल सकती जो हमारे लिए जरूरी है। सनम के साथ भी कुछ ऐसा ही था। अगर उसने अपने खौफ का सामना ना किया होता तो वो हमेशा उन लोगों के हाथों में एक खिलौना बनकर रह जाती। वो लड़की जो कभी खामोश रहती थी, जो अपनी जिंदगी की कुछ भी अहमियत नहीं समझती थी, आज वो अपनी आवाज बुलंद कर रही थी। उसने जायदाद, रस्मों और झूठी रवायत के खिलाफ अपनी जंग जीती, और मुझे फख्र है कि वो मेरी बहन बन चुकी है। हम सबको ये सीखना चाहिए कि डर के आगे हकीकत जीत। डर हमें रोक सकता है, लेकिन जब हम उस पर काबू पाते हैं तो हमारी जिंदगी में सब कुछ बदल जाता है। सनम ने जब अपने खौफ को पीछे छोड़ा तो उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया। वो सारी जिंदगी उन लोगों के गुलाम बनकर नहीं रह सकती थी जो उसकी जिंदगी के फैसले खुद करते थे। अगर वो उनके तरीकों पर चलती रहती तो शायद वो सारी जिंदगी उनके बर्तन धोती रहती, उनकी खिदमत करती रहती और अपनी खुशी को कुर्बान करती रहती। और यही वो सब कुछ है जो हमारे मुआशरे में होता है। लड़कियों को कभी कुरान से शादी करवा दी जाती, कभी तलवार से, कभी जायदाद के बदले उनकी जिंदगी का फैसला कर लिया जाता है। क्या उसका कोई हक बनता है? क्या लड़कियों की जिंदगी इतनी कम कीमत है कि हम उनके ख्वाबों और ख्वाहिशात को जायदाद के बदले बेच दें? सनम की कहानी से मैं ये सीख चुकी हूँ कि किसी को भी हमारी जिंदगी के फैसले करने का हक नहीं होना चाहिए, न ही हमें अपनी खुशी किसी और के हाथों में देनी चाहिए। मैंने सनम को हमेशा कहा कि वो अपने हक के लिए खड़ी हो, और आखिरकार उसने ऐसा ही। उसका हौसला, उसकी जुर्रत और उसकी हिम्मत ने हमें दिखाया कि अगर इंसान अपने हक के लिए लड़े तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। सनम की जीत सिर्फ उसकी जाती नहीं, बल्कि एक ऐसा पैगाम था जो लड़कियों के लिए कि उनको अपनी तकदीर खुद लिखनी चाहिए और किसी भी रस्म या रवायती धोखे का शिकार नहीं होना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी में ये बात अच्छी तरह जान चुकी हूँ कि खौफ के आगे जीत वाकई होती है, और अगर हम अपने डर से आजाद हो जाएं तो हमें अपनी तकदीर बदलने का मौका मिलता है।